गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस करंट अफेयर के लेक्चर का और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वहां पे चर्चा करेंगे जो आपकी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर सीरीज, जहां पे सबसे पहला टॉपिक है आज का, दैट इज अबाउट ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल्स। तो उसके ऊपर करनी है कुछ बातें। सो द फर्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो लेक्चर आपके सामने है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So you can go there, you can join the channel and you can download this PDF which is available in both the languages, that is English as well as Gujarati. तो जितने भी एस्पिरेंट्स जो गुजराती मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वाली पीडीएफ अवेलेबल है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, तो आपको अलग से कोई नया डेटा आपको गैदर करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल। और अभी क्या है अभी करंट में, तो देखिए यूएई और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक वहां पे साइन की है, एक एमओयू साइन किया है, दैट इज जहां पे उन लोगों ने कुछ ऐसी बात की है कि दुबई जो है वो एनुअल ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की आने वाली 5 साल की सारी मीटिंग्स को वहां पे होस्ट करेगा। यूएई और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक एमओयू साइन किया है कि दुबई जो है वो ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल्स की आने वाली 5 साल की सारी मीटिंग्स को होस्ट करेगा। अब ये ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल एग्जैक्टली है क्या? एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक फ्लैगशिप है, विच इज अ मल्टी स्टेक होल्डर नॉलेज नेटवर्क, जिसकी डिजाइन हुई है एक टाइम बाउंड इन्विटेशन ओनली थिंक टैंक्स that generate the forward looking insights on emerging global challenges as well as opportunities। फ्यूचर के अंदर जितनी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आने वाली है तो उसके ऊपर ध्यान से गौर करने के लिए, उसकी इनसाइट्स के अंदर वहां पे देखने के लिए एक स्पेशल काउंसिल है जिसका नाम है ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल। इट इज अंडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। शुरुआत हुई थी 2013 के अंदर, जहां पे उसकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो है WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और स्ट्रेटेजिक पार्टनर होस्ट की अगर हम बात करें तो इट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फ्रॉम 2026 टू 2030, दैट इज फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। मेन इसका टारगेट क्या है कि एमर्जिंग ट्रेंड्स, रिस्क और टेक्नोलॉजीज को विच इज शेपिंग द ग्लोबल फ्यूचर, उन सबको आइडेंटिफाई करना, साथ साथ टू ट्रांसलेट एक्सपर्ट नॉलेज इनटू एक्शनेबल पॉलिसीज, नॉलेज को पॉलिसी में कन्वर्ट करना, और गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन के रेजिलिएंट, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स को वहां पे बिल्ड करना, उसे वहां पे सपोर्ट करना। मेन उसके फीचर्स क्या रहेंगे? मेंबर्स सर्व्स 2 टर्म्स, और अभी की अगर हम बात करें तो अभी की टर्म जो है वो मार्च 2025 से दिसंबर 2026 वाली है। Council bring together diverse expertise to address the complex interconnected challenges. So we can see that there is a kind of interdisciplinary approach which is adopted by this council. It also emphasizes on the data, research and the facts rather than the opinions. It does not depended on the opinions. It is dependent on the research, data as well as factuals. Council insights feed directly into WEF incentives and the DAO's agenda. स्केल की अगर हम बात करें तो 37 थीमेटिक काउंसिल्स वहां पे रहेगी, 700 प्लस एक्सपर्ट्स उन्होंने अभी तक वहां पे उसको इन्वॉल्व उसके अंदर हो चुके हैं। 900 काउंसिल्स, 12,000 प्लस एक्सपर्ट्स आर एंगेज सिंस द इंसेप्शन। और उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है? तो इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, साथ साथ फ्रेश आइडियाज एंड इनोवेटिव थिंकिंग, and that is all about Global Future Council. The next topic is about ग्रासा मार्शल। और ग्रासा मार्शल को अभी रिसेंटली 2026 का इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस वहां पे मिला है। तो अगर आपको प्रीलिम्स में आता है दैट हु हैज गॉट इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2026, देन द आंसर विल बी ग्रासा मार्शल।
और किसके लिए उन्हीं वाला मिला है? एक ग्रासा मार्शल जो है वो बेसिकली एक रिस्पेक्टेड ह्यूमैनिटेरियन है, साथ साथ वुमेन्स राइट एडवोकेट है। कहां से? फ्रॉम मोजाम्बिक। और उन्हें अभी सिलेक्ट किया गया है फॉर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट है वो एग्जैक्टली क्या है? एक इंटरनेशनल अवार्ड है गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हर साल दिया जाता है किसी ना किसी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। किसके लिए? फॉर देयर क्रिएटिव कंट्रीब्यूशंस टू ग्लोबल पीस, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज ह्यूमन वेलफेयर। 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी, विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली। द प्राइज वॉज क्रिएटेड टू कॉमेमोरेट द ग्लोबल विजन एंड लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, particularly her commitment to peace, non-alignment and justice। उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस प्राइज के? To uphold and promote the ideals consistently championed by Indira Gandhi, including international peace and nuclear disarmaments, equitable global development with emphasis on South-South cooperation, ह्यूमन फ्रीडम्स के ऊपर वहां पे फोकस है, डिग्निटी पे फोकस है, सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, इन सबका ह्यूमन वेलफेयर के लिए वहां पे यूज करना है, नॉट फॉर द मिलिटरिज्म। और यही सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो उनकी पोस्ट कॉलोनियल फॉरेन पॉलिसीज के अंदर भी वहां पे मिली। एंड उनकी लीडरशिप जो थी नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर, वहां पे भी इसको हम देख सकते थे। अगर इस प्राइस की बात करते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी में इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है। और एलिजिबिलिटी की कंडीशंस क्या है? देयर इज नो स्पेसिफिक नेशनलिटीज मेंशन, नो स्पेसिफिक रेस, रिलीजन और जेंडर इज मेंशन, ओनली लिविंग पर्सन्स मे बी नॉमिनेटेड। पार्लियामेंटरीज मेंटेरियंस जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। पास्ट अवार्ड्स में, पास्ट में अगर किसी को अवार्ड मिला है तो भी वो नेक्स्ट किसी मेंबर का नाम वहां पे नॉमिनेट कर सकता है। जूरी मेंबर्स कैन आल्सो नॉमिनेट reputed national or international organizations, legislators from United Nation member states। और ये सारे के सारे लोग वहां पे नॉमिनेशन के लिए कुछ सजेशंस वहां पे दे सकते हैं। और सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो सिलेक्शन अथॉरिटी है इंटरनेशनल ज्यूरी, जिसकी साइज होगी 5 to 9 मेंबर्स की, और विद द हेल्प ऑफ कंसेंसस वो वहां पे डिसीजन वहां पे लेते हैं। इसका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और सबके ऊपर वो बाइंडिंग वहां पे रहेगा। ज्यूरी कभी कभार इस प्राइस को डिवाइड करने के बारे में भी वहां पे सोच सकती है। सो द ज्यूरी में चूज टू डिवाइड द प्राइज और विथहोल्ड इट इफ नो सुटेबल कैंडिडेट इज फाउंड। ज्यूरी अगर चाहे तो प्राइस को वहां पे देने से मना भी कर सकती है और उसे डिवाइड भी कर सकती है। और अवॉर्डीज को क्या मिलेंगे? तो 1 करोड़ रुपीस और इक्विवेलेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज। कंपोनेंट्स में एक तो रहेगा कैश प्राइज और साथ साथ सिटेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स। 1 करोड़ रुपीस वहां पे दिए जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट PLI स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स विच आर एयर कंडीशंस एंड LED लाइट्स। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। PD गुरुकुल, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। और हमारी तीनों ब्रांचेस अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा के अंदर हम नई बैचेस की शुरुआत करने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। इस मंथ भी नई बैचेस की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी उसकी सीट जो है वहां पे फुल हो चुकी है। सो यू कैन रजिस्टर फॉर द नेक्स्ट मंथ, बट द डेमोज उसके रिगार्डिंग जितने भी डेमो लेक्चर्स है उसकी अभी शुरुआत हो चुकी है। एंड नाउ यू विल गेट 3 फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर एडमिशन। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा। यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और यू कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैचेस। और ये जो बैचेस है वो कौन से कोर्स के ऊपर वहां पे फोकस करेगी? तो इट इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन UPSC एज वेल एज GPSC क्लास 1-2 एग्जामिनेशंस, which are higher level civil service examination in 3 mediums, that is English, गुजराती एंड हिंदी मीडियम। तो अगर आपका कोई भी मीडियम है इनमें से, और अगर आप UPSC और GPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही PD गुरुकुल को ज्वाइन करें, आज ही वहां पे डेमोस के लिए अप्लाई करें।
एंड यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से यहाँ पे बैच चलाई जाती है, किस तरीके की डायरेक्शंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी सिविल सर्विस में ज्वाइन होने की जो ख्वाहिश है, जो आपका सपना है, वो वहां पे आप हासिल कर सके। राइट, चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वापस आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट PLI स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स। अब क्या है ये वाली स्कीम, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कंटेक्स्ट में क्या है, PLI स्कीम के 4th राउंड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 कंपनी को वहां पे फाइनली सिलेक्ट किया है। और ये स्कीम अगर हम इस बार की अगर सिलेक्शन की बात करें तो वो व्हाइट गुड्स कंपनीज वहां पे है, जहां पे लगभग 863 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट वहां पे इन्वेस्ट करने की बातें कर रही है। एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है हमारी, वो एग्जैक्टली क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम that provides performance linked financial incentives to the companies who are manufacturing some specific products। इस बार व्हाइट गुड्स के ऊपर फोकस किया गया है, विच आर फॉर एयर कंडीशंस एज वेल एज LED लाइट्स। जितनी आप इंक्रीमेंटल सेल्स करते हैं उतने ही ज्यादा परसेंटेज आपको वहां पे एज एन इंसेंटिव यहां पे दिए जाते हैं। 2021-22 में इसका लॉन्च हुआ था और 2028-29 तक की अभी गिनती है। नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मॉनिटरिंग कौन करता है, तो वहां पे एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज विच आर चेयर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। टारगेट सेगमेंट्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली फॉर व्हाइट गुड्स, तो एक तो है एयर कंडीशंस, जहां पे अगर उसके रिगार्डिंग अगर उसके अंदर बात करें तो कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कोर इनपुट्स लाइक कंप्रेसर्स, कॉपर ट्यूब्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, जो उनकी वैल्यू एडिशन के अंदर वहां पे इंपॉर्टेंट है, विच ऑल्सो रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंसी। Supporting the electronic and mechanical parts such as PCB assemblies, BLDC motors, service valves and cross flow fans essential for AC functionality, इन सबको सपोर्ट करने की बात है। And the third point, integrated components for indoor and outdoor units। LED लाइट्स के रिगार्डिंग अलग अलग अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसके कोर कंपोनेंट्स में कौन कौन रहेंगे, क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स लाइक LED चिप पैकेजिंग, ICs, resistors and fuses। साथ साथ it also enabling the parts like LED drivers, engines, modules, mechanicals as well as wire wound inductors। तो इन सारी चीजों के ऊपर वहां पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को अप्लाई किया जाएगा इनके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। फाइनेंशियल इंसेंटिव कितना मिलता है, तो 4% से लेके 6% ऑन इंक्रीमेंटल डोमेस्टिक सेल्स। बेस ईयर रहेगा 2019-2020 and it serves as a benchmark to measure the incremental investment and sales। इन शॉर्ट 2019-2020 के कंपैरिजन में आपने कितना ज्यादा वहां पे इंक्रीमेंटल सेल किया है, तो उसको वहां पे मेजर किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इंसेंटिव्स जो है वो 5+1 टोटल 6 इयर्स के लिए वहां पे दिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहती है, दैट इज लिमिटेड टू ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स। और मैंडेटरी थ्रेशोल्ड्स क्या है, firms must meet both investment and sales targets to qualify, that ensures the accountability। So that is all about this scheme, that is all about PLI for white goods। The next topic is about Asiatic wild dogs, जिसे डोल बोला जाता है। अब क्या है एग्जैक्टली एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो रिसेंटली मध्य प्रदेश का जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, वहां पे पहली बार एशियाटिक वाइल्ड डॉग को कैमरा के अंदर वहां पे कैप्चर किया गया है। दैट इंडिकेट्स देयर इंप्रूविंग हैबिटेट एंड प्रे कंडीशंस। एशियाटिक वाइल्ड डॉग जो है, जिसे धोल बोलते हैं, वहां पे एक वाइल्ड कैनिड नेटिव एनिमल है टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। बहुत ही ज्यादा सोशल है, पैक हंटिंग टॉप प्रेडेटर that plays a key role in regulating the herbivore population। हैबिटेट उसका किस तरीके का है, तो वो डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स, हिली और अनड्यूलेटिंग लैंडस्केप्स के अंदर वहां पे पाए जाते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो मेनली दे आर फाउंड इन सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट एज वेल एज वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स।
typically within or near the large protected landscapes where prey base is strong. Ecological requirement क्या है? तो they needs large connected habitats because packs range widely and depend on continuous prey availability. बहुत ही ज्यादा वहां पे बिखरे हुए रहते हैं, सो इसलिए वहां पे थोड़ा बड़ा सा एरिया उनको चाहिए। IUCN की अगर हम बात करें तो एंडेंजर्ड का उनका है स्टेटस, और उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे क्या है? सो दे आर पैक हंटर्स, अकेले अकेले वहां पे हंट नहीं करते, दे नॉर्मली हंट इन कोऑपरेटिव ग्रुप्स रिलाइंग ऑन अ टीम वर्क रेदर देन द सॉलिटरी एम्बुश। प्रे प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो शिकार के तौर पे वो मैक्सिमम किसको शिकार में वहां पे लेते हैं? सो मीडियम टू लार्ज अनगुलेट्स लाइक चीतल, संबर, डियर, इन सबको वहां पे टारगेट किया जाता है। सोशल बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली पैक या क्लेन्स में ही रहते हैं, and with cooperative care of young and strong coordination during the hunts. Distinctive identity उनकी क्या है? तो एक तो रेडिश कोट इनका मिलता है, राउंडेड ईयर्स होते हैं, और स्पेशलाइज्ड डेंटिशन एडेप्टेड फॉर मीट शेयरिंग। कंपटीशन किस तरीके की है? तो दे आर को एग्जिस्ट विद द टाइगर्स एंड लेपर्ड्स, overlaps in prey but often differentiates through the hunting strategy and pack behavior. सिग्निफिकेंस उनकी क्या है? द प्रेजेंस सजेस्ट गुड प्रे बेस, मतलब कि वहां पे शिकार का बेस अच्छा है, क्वालिटी हैबिटाट की अच्छी है, और डिस्टर्बेंस वहां पे कम होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे ये वाले मिलते हैं ढोल, तो आप ये वाली चीजों का जजमेंट उसके ऊपर से लगा सकते हैं। एड्स अनदर एपेक्स और मेसो लेवल प्रेडेटर, इंप्रूविंग ट्रॉफिक balance and biodiversity sustainability. The next topic that is about ACC production linked initiative, that is advanced chemistry cell. No doubt यहाँ पे थोड़ा सा फेलियर जैसा कुछ हमें वहां पे सामना करना पड़ रहा है। इंडिया की जो ACC प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम है वो अपने शेड्यूल से बहुत पीछे चल रही है, क्योंकि ओवरऑल ऐसी गिनती थी कि 2026 तक 50 गीगावाट का वहां पे टारगेट था, लेकिन उसके सामने ओनली 1.4 गीगावाट आवर्स बैटरी कैपेसिटी ही अभी तक कमीशन हो पाई है। तो टारगेट था 50 गीगावाट आवर तक की बैटरी कैपेसिटी को वहां पे बनाना, और अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1.4 वहां पे हो चुका है। एग्जैक्टली क्या है ये एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव? तो एक सेंट्रल सेक्टर इंसेंटिव है, जैसे कि हमने आगे भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हमने पढ़ा, वो व्हाइट गुड्स के लिए था, ये एसीसी के लिए है। To promote the domestic manufacturing of advanced battery cells, such as lithium-ion cells, which are used in the electronic vehicles, grid-scale energy storage, that reduce India's dependency on the imports. In short, battery cell बनाने के लिए उसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इंसेंटिव देने के लिए जो स्कीम थी, इट इज नोन एज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मिनिस्ट्री वही रहेगी, यहाँ पे मिनिस्ट्री थोड़ी सी चेंज होगी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। और मेन टारगेट क्या था? डोमेस्टिक एसीसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 50 गीगावाट आवर्स तक लेके जाना है, जिससे एक बहुत ही बढ़िया सी लोकल बैटरी सप्लाई चेन वहां पे रेडी हो जाए, जो हमारी इंपोर्ट के ऊपर थोड़ी सी रिलायबिलिटी को कम कर दे। उसके मेन फीचर्स क्या है? टोटल आउटले यहाँ पे था 18,100 करोड़ का, एंड परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स वहां पे कैसे है? सब्सिडी लिंक टू एक्चुअल बैटरी सेल सोल्ड, ensuring the output based, not on the production, it is on the output based support. इंसेंटिव कैप कैसी थी? तो वहां पे सेट्स एन अपर लिमिट ऑन पर यूनिट सपोर्ट टू कंट्रोल द फिजिकल कॉस्ट, दैट इज मैक्सिमम 2000 रुपीज पर किलोवाट आवर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1100 करोड़, ताकि सिर्फ सीरियस और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे आए। और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की बात करें तो इट कंपेल्स द क्रिएशन ऑफ लोकल बैटरी सप्लाई चेन। नो डाउट इसके अंदर बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है, वो बात वहां पे अलग से है। एंड द लास्ट टॉपिक इज अबाउट बैटरी पैक आधार नंबर, जो भी एक प्रपोजल है, लेकिन डेफिनेटली कुछ टाइम के अंदर इसको इंप्लीमेंट हम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी एक प्रपोजल रखा है कि आधार लाइक यूनिक आईडी होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, जिससे उनकी लाइफ साइकिल को ट्रेस भी कर सके और एफिशिएंट रिसाइकल भी कर सके। द ड्राफ्ट गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस द बैटरी पैक आधार नंबर टू एनहांस द ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस इन द ईवी इकोसिस्टम।
एक 21 कैरेक्टर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा फॉर ईच बैटरी पैक इंट्रोड्यूस इन द इंडियन मार्केट, ताकि हम बोल सकते हैं कि जितनी भी बैटरीज वगैरह है उन्हें एक डिजिटल आइडेंटिटी वहां पे प्रोवाइड हो सके, enabling the life cycle tracking from production to recycle as well as to the disposal। तो एक इस तरीके की एक गाइडलाइंस वहां पे प्रोवाइड हुई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और उसका मेन टारगेट क्या है? टू एंश्योर एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ बैटरीज अक्रॉस देयर लाइफ साइकिल, उनका रिसाइकल वहां पे और एफिशिएंट बनाना, डिस्पोजल वहां पे थोड़ा सा और सेफ रखना, साथ साथ टू एनहांस द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। नो डाउट ये अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, तो जब ये कंफर्म होगा उसके बाद हम वापस इसके अंदर थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे अगर आपको और डिटेल्स जाननी है तो ये डिटेल्स यहाँ पे मैंने रखी हुई है, बट इट इज ओनली अ प्रपोजल। तो एक बार इसका कुछ कंफर्मेशन आता है, अगर कुछ इंप्लीमेंटेशन होता है, सो देन आफ्टर इट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वापस कुछ नए टॉपिक्स के साथ एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक का रखेंगे।